हेलो ट्रेडर्स। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के कंप्लीट कोर्स के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएमसी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीखने वाले हैं। ये हैं ऑर्डर फ्लोज और ऑर्डर ब्लॉक्स। ये दोनों आपस में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, इसलिए इन पर एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाना सही रहेगा ताकि हम समझ सकें कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो मैं आपको पहले से ही चेतावनी दे दूं कि यह पूरे कोर्स का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए इसे तब देखें जब आपके पास पर्याप्त टाइम हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांड की जाने वाली स्मार्ट मनी वीडियोस में से एक है। पिछले दो एपिसोड्स में हमने लिक्विडिटी के कंसेप्ट्स को बड़े विस्तार से चर्चा की थी, जो असल में एसएमसी लर्निंग का कोर है। अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको उन्हें तुरंत देखने का सुझाव देता हूँ। अब लिक्विडिटी की एक अच्छी समझ आपको यह जानने में बहुत मदद करेगी कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप्स में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे अच्छे ट्रेड्स पाने के लिए आपको यह जानने की ज़रूरत है कि एंट्रीज कहाँ लेनी है। यही वह जगह है जहां ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक इक्वेशन में आते हैं। ये सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जिनसे आप पोटेंशियल एरियाज को स्पॉट कर सकते हैं, जहां से आप मिनिमल रिस्क और हाई चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स के साथ ट्रेड पोजीशन में हॉप कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम ऑर्डर फ्लो के साथ हमारी डिस्कशन शुरू करेंगे। चार्ट्स में ऑर्डर फ्लोज को कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑर्डर फ्लोज के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं। फिर हम ऑर्डर ब्लॉक्स पर चर्चा करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक का होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे स्पॉट करें, ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स और किन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, एक वैलिड ओबी को कैसे पहचानें। लेकिन हम इस वीडियो में ओबी रिफाइनमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसे हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिस न करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल करें ताकि आप आने वाले किसी भी अपडेट को मिस न करें। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। हम ऑर्डर फ्लो के साथ शुरुआत करेंगे। मैंने आपको लिक्विडिटी वीडियोस में बताया था कि मार्केट एक एरिया ऑफ लिक्विडिटी से दूसरे एरिया ऑफ लिक्विडिटी की ओर मूव करता है। ये इंटरनल या माइनर लिक्विडिटी हो सकती है या एक्सटर्नल या मेजर लिक्विडिटी हो सकती है। मार्केट इनमें से किसी भी लिक्विडिटी एरिया या जोन्स में टैप कर सकता है और फिर रिटेलर ऑर्डर्स को स्वीप करने के बाद प्राइस डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है। चार्ट्स में ऐसे बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट होती हैं और यह स्पष्ट है कि इनमें से सभी विचार करने लायक नहीं होते हैं और केवल कुछ ही हमें हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स प्रदान करेंगे। तो हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि हम हाईली प्रोबेबल और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिया सकें, जबकि ओवर ट्रेडिंग के रिस्क को कम कर सकें, या कैसे इन सभी लिक्विडिटी एरियाज पर ट्रेड्स में एंट्री करने से बच सके। यही वह जगह है जहां ऑर्डर फ्लोज और ऑर्डर ब्लॉक्स की बात आती है। तो ऑर्डर फ्लो को उस प्राइस मूव के रूप में सोचें जो चार्ट्स में कुछ हद तक ये रिवील करता है कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस कहाँ हाइड करता है या वे अपनी पोजीशंस को कहाँ इनिशिएट करने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइसेस के फ्लो को ऑब्जर्व किया है तो आप नोटिस करेंगे कि प्राइस हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में टैप किए बिना ही अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है। मार्केट कभी कभी उससे पहले भी रिवर्स हो सकता है। इसका कारण ऑर्डर फ्लो का एग्जिस्टेंस है। टेक्निकली ऑर्डर फ्लो के दो टाइप्स होते हैं। ये हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो जो एक अपवर्ड मार्केट स्ट्रक्चर के दौरान बनता है, और बेरिश ऑर्डर फ्लो जो एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के दौरान बनता है। मैंने ये कई बार कहा है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर को ठीक से मार्क करने की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स का बेस्ट यूज कर सकें। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में गलती करते हैं तो बाकी सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। अब अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। आइए एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर पर विचार करें और ऑर्डर फ्लो को स्पॉट करने की कोशिश करें। एक बुलिश मार्केट के दौरान मेजर प्राइस स्ट्रक्चर हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, लेकिन अगर आप करेक्टिव मूव्स को ऑब्जर्व करें तो आप नोटिस करेंगे कि यह लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। तो एक बुलिश ऑर्डर फ्लो को
उस लास्ट सेलिंग प्राइस मूव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो बुलिश प्राइस मोमेंटम से पहले होता है। या आसान शब्दों में ये आखिरी सेलिंग मूव है जो बाय से पहले होता है, जिसे बुलिश ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। इसलिए आपको बस ये करना है कि प्राइस ऊपर मूव करने से पहले बने हुए बेरिश कैंडल्स को आइडेंटिफाई करें। इस तरह हम चार्ट्स में बुलिश ऑर्डर फ्लोज को स्पॉट करते हैं। अब चलिए सीखते हैं कि बेरिश ऑर्डर फ्लो को कैसे स्पॉट करें। आपको बेरिश ऑर्डर फ्लो एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में मिलेगा। एक बेयर मार्केट में मेजर मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है, जबकि करेक्टिव मूव्स हायर हाइज और हायर लोज बनाते हैं। और बेरिश ऑर्डर फ्लो उस लास्ट बाइंग प्राइस मूव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो ऑन गोइंग बेरिश प्राइस मोमेंटम से पहले होता है। या दूसरे शब्दों में, यह आखिरी बाइंग मूव है जो ड्रॉप या सेल से पहले होता है, जिसे बेरिश ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। इसलिए आपको उन बुलिश कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है जो प्राइस के नीचे ड्रॉप होने से पहले होती हैं। लेकिन क्या हमने जो ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई किया है वह वैलिड है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे विचार में लेना चाहिए। ऑर्डर फ्लोज को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज और फेल्ड ऑर्डर फ्लोज। इन तीनों में से केवल अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज ही हमारे लिए काम के हैं, लेकिन समझने के लिए मैं उन सभी पर बात करूंगा। बेसिकली एक मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो वो होता है जहां प्राइस ने पहले ही ऑर्डर फ्लो को टेस्ट या मिटिगेट कर लिया होता है। एक ऑर्डर फ्लो या एक ऑर्डर ब्लॉक को एक बार इस्तेमाल की जाने वाली चीज के रूप में सोचें। एक बार जब यह टेस्ट या मिटिगेट हो जाता है तो यह हमारे लिए अब किसी काम का नहीं रहता। यह हमारे टिपिकल सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस की तरह नहीं है जहां प्राइस इसे कई बार रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल को देखिए, हमने बाइंग मोमेंटम से पहले के आखिरी सेलिंग मूव को आइडेंटिफाई किया है, तो टेक्निकली ये एरिया एक ऑर्डर फ्लो है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप देखेंगे कि प्राइस ने इस बुलिश ऑर्डर फ्लो में टैप किया है। इसलिए यह बुलिश ऑर्डर फ्लो प्राइसेस द्वारा मिटिगेट हो चुका है। इसका मतलब है कि यह ऑर्डर फ्लो फ्यूचर में काम नहीं करेगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, लेकिन ये एक बेरिश स्ट्रक्चर के लिए है। हम प्राइस ड्रॉप से पहले के लास्ट बाइंग मूव को स्पॉट कर सकते हैं और इस एरिया को बेरिश ऑर्डर फ्लो के रूप में मार्क कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो में टैप किया है और इसलिए ये मिटिगेट हो चुका है। ये ऑर्डर फ्लो फ्यूचर प्राइस मूव्स के लिए काम नहीं करेगा और ये विचार करने लायक नहीं है। दूसरा टाइप है अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। इस केस में प्राइस ऑर्डर फ्लो में टैप नहीं करेगी या प्राइस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट नहीं करेगी। ये ऑर्डर फ्लोज हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करने के लिए प्राइस वापस आ सकती है। हम कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके इसे बेहतर समझ सकते हैं। पहले केस में मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो करेक्टिव मूव के दौरान प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है। हमारा ऑर्डर फ्लो बाइंग मोमेंटम से पहले के लास्ट सेलिंग मूव होगा। एक बार जब हमने ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लिया तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस ने इस बुलिश ऑर्डर फ्लो को टेस्ट या मिटिगेट नहीं किया है। इसका मतलब ये भी है कि प्राइस इसे मिटिगेट करने के लिए बाद में इस ऑर्डर फ्लो में वापस आ सकती है। तो ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। इसी तरह अगर हम एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में बेरिश ऑर्डर फ्लो स्पॉट करते हैं और ऑर्डर फ्लो को प्राइसेस द्वारा टेस्ट या मिटिगेट नहीं किया गया है, तो ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो जोन है जो फ्यूचर में प्राइस रिवर्सल के लिए एक पोटेंशियल एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ध्यान रखें कि यहाँ तक ऑर्डर फ्लो जोन में प्रोजेक्ट की जाने वाले विक्स भी उसे मिटिगेट करती हैं, इसलिए छोटी से छोटी डिटेल्स भी मैटर करती है। अब फेल्ड ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्डर फ्लो होता है जिसे हमने आइडेंटिफाई और मार्क किया है और जिसके माध्यम से प्राइस गुजर जाता है। ठीक मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो की तरह फेल्ड ऑर्डर फ्लोज भी ट्रेडर के लिए किसी काम के नहीं होते। एक और बात ध्यान में रखने की है कि एक बार जब एक ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाता है तो आप अगले ऑर्डर फ्लो की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर अगला भी टेस्ट हो जाता है तो आप अगले ऑर्डर फ्लो की ओर शिफ्ट कर सकते हैं और इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए ब्रीफ में देखें कि ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ट्रेड्स कैसे लें। आइडिया यह है कि जब प्राइस
स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद का पुलबैक के माध्यम से ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करने के लिए वापस आती है, और फिर जब प्राइस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करने के बाद रिवर्स होने लगती है, तो ऑर्डर फ्लो जोन के आसपास ट्रेड एंट्री लेना चाहिए। जैसा कि मैंने कई बार मेंशन किया है, इसे केवल अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज पर ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से मार्क करना और पुलबैक्स को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, तो यह बहुत आसान होगा। आइए बुलिश और बेरिश सिनारियोस के लिए एक एग्जाम्पल पर विचार करें। ये एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने पिछले मेजर स्विंग हाई को ब्रेक किया, तो ये एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। हम अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को सीखे गए मेथड का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें एक वैलिड पुलबैक के होने का वेट करना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलबैक हमारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में वापस आया और इसे टेस्ट किया। अब हम दो आउटकम्स की उम्मीद कर सकते हैं। या तो प्राइस हमारे ऑर्डर फ्लो से नीचे ब्रेक होकर एक फेल्ड ऑर्डर फ्लो बना सकती है, जिससे कोई ट्रेड नहीं होगा, या प्राइस ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करके अपनी डायरेक्शन बदल सकती है और मेजर बुलिश स्ट्रक्चर के साथ मूव कर सकती है। दूसरे सिनेरियो में हम बुलिश ऑर्डर फ्लो के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जबकि स्टॉप लॉस ऑर्डर फ्लो जोन के नीचे रख सकते हैं। हमारा मिनिमम टारगेट सबसे रीसेंट स्विंग हाई या मेजर हायर हाई लेवल होना चाहिए। इसी प्रकार हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के सिनारियो पर भी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब प्राइस ने पिछले मेजर स्विंग लो लेवल को ब्रेक किया, तो यह एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। हम अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो जोन को मार्क कर सकते हैं। फिर हमें एक वैलिड पुलबैक के होने का इंतजार करना होगा। हम देख सकते हैं कि पुलबैक वापस आया और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को टेस्ट किया। जैसा कि पिछले सिनारियो में, यहाँ भी दो आउटकम्स पॉसिबल हैं। पहला केस में प्राइस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर सकती है और एक फेल्ड ऑर्डर फ्लो बना सकती है, जिससे कोई ट्रेड नहीं होगा। दूसरा सिनारियो वह है जब प्राइस बेरिश अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स करती है, ताकि एग्जिस्टिंग मेजर मार्केट डायरेक्शन में मूव कर सके, जो कि बेरिश है। इस केस में हम ऑर्डर फ्लो के मिटिगेट होने के बाद ऑर्डर फ्लो के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, जबकि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर फ्लो जोन के ऊपर रहेगा। हमारा मिनिमम टारगेट लेवल सबसे रीसेंट मेजर स्विंग लो या लोअर लो लेवल होना चाहिए। ये ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट को माइनर मार्केट स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, या आपके लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने या कुछ क्विक पॉइंट्स हासिल करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मैंने बुलिश और बेरिश दोनों केसेस के लिए इसे मार्क किया है। ध्यान देने योग्य एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेजर स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज बनते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो पर वापस आएगा और अन्य ऑर्डर फ्लो एरियाज को फेल कर देगा। दूसरे शब्दों में, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो जोन्स के पास हमें सक्सेसफुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की हायर प्रोबेबिलिटी होती है। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स का नोट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होगा, जो कुछ क्विक पॉइंट्स पकड़ना चाहते हैं। अब ऑर्डर फ्लोज के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनके बारे में सभी ट्रेडर्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि ऑर्डर फ्लो चार्ट में एक जोन या एरिया है। हमें अपना स्टॉप लॉस इस जोन या एरिया के परे रखना होगा। फिर भी हम इस बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते कि प्राइस रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करेगी, और बड़े स्टॉप लॉस के कारण रिवॉर्ड टू रिस्क भी कम हो जाता है। ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी द्वारा प्रदान किया गया रिवॉर्ड टू रिस्क ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तुलना में कम होता है। ऑर्डर फ्लो के साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई प्रॉपर एंट्री क्राइटेरिया नहीं है। ऑर्डर फ्लो जोन से ट्रेड पोजीशन में एंट्री करना ज्यादातर हमारे इंट्यूशंस और रिवॉर्ड टू रिस्क कंसिडरेशंस पर निर्भर करता है। एक और प्रॉब्लम जो ह्यूमन एरर के कारण होती है, वह है ऑर्डर फ्लो एरियाज की गलत पहचान और मार्किंग। अगर आप ऑर्डर फ्लो को गलत तरीके से मार्क करते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि प्राइस उसे मिटिगेट करने के लिए वापस नहीं आएगी, या कभी कभी ऑर्डर फ्लो फेल हो जाएगा। इस केस को देखें और मुझे बताएं कि ऑर्डर फ्लो एरिया को कहां मार्क करना है। डेफिनेशन के अनुसार, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय होता है। इसलिए अगर आप इस डेफिनेशन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो हम इस एरिया को ऑर्डर फ्लो के रूप में मार्क करेंगे। लेकिन
ये सही ऑर्डर फ्लो जोन नहीं है। जो एरिया हमने हाईलाइट किया है वह सिर्फ एक इंटरनल मूव या कंसोलिडेशन है। असली ऑर्डर फ्लो ये पूरा सेलिंग मूव है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि इस कंसोलिडेशन ने सेलिंग मूव का लो नहीं लिया। अगर इसने प्रीवियस लो को ले लिया होता तो इसे ऑर्डर फ्लो मानने में कोई समस्या नहीं होती। आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करने के लिए वापस आई। इसी तरह जब एक बेरिश ऑर्डर फ्लो को मार्क कर रहे हैं, जो डेफिनेशन के अनुसार लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल होता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्राइस मूव सिर्फ एक इंटरनल मूव या कंसोलिडेशन है, या ये असल में प्रीवियस प्राइस मूव का हाई को ले रहा है। अब आइए हमारा ध्यान ऑर्डर ब्लॉक्स पर केंद्रित करें। ऑर्डर ब्लॉक्स को एक ऑर्डर फ्लो का रिफाइनमेंट माना जाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स कई इश्यूज को खत्म करते हैं जो एक ऑर्डर फ्लो के साथ होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स आपको लिमिटेड ट्रेड्स प्रदान करते हैं जो हाई क्वालिटी वंस के होते हैं और उनकी सक्सेस की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरी बात, ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करने पर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में काफ़ी सुधार होता है। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस सेटिंग बहुत टाइट होती है। ट्रेड एंट्रीज भी अधिक ऑप्टिमाइज्ड होती हैं क्योंकि ट्रेड्स की संख्या सीमित होती है। दूसरी ओर, एक टाइट स्टॉप लॉस को वॉलेटाइल प्राइस स्विंग्स द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। पहले हम ऑर्डर ब्लॉक्स की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन और उन्हें आइडेंटिफाई और मार्क करने के तरीके को सीखेंगे। एक बुलिश मार्केट सिनारियो में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द बाय के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, और एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के दौरान एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द सेल के रूप में माना जाता है। इसलिए आपको इम्पल्स प्राइस मूव से पहले का लास्ट बुलिश या बेरिश कैंडल को स्पॉट करना होगा और उसके लोज और हाइस को मार्क करना होगा। ज्यादातर स्टॉक मार्केट टीचर्स उर्फ गुरुओं द्वारा इसे ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि चार्ट पर बड़ी संख्या में ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे और आप निश्चित रूप से कंफ्यूज्ड होंगे कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स काम करेंगे और कौन से नहीं। यह ऑर्डर ब्लॉक को समझाने का एक वेग तरीका है और यह एक ट्रेडर के लिए बहुत कम उपयोगी है। इस मेथड का यूज करके मार्क किए गए ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक्स बेकार होते हैं और यह काम नहीं करेंगे। वैलिड और हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई और मार्क करने के लिए मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये कंसेप्ट्स आपने पहले ही इस एसएमसी कोर्स के पिछले एपिसोड्स में सीख चुके हैं, इसलिए ये कुछ नया नहीं है और आपको इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहे 7 फैक्टर्स। पहला पॉइंट ये है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स को केवल हायर टाइम फ्रेम्स पर ही मार्क करना चाहिए। तो अगर आप एक इंटरडे प्लेयर हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपका हायर टाइम फ्रेम हो सकता है और आपको केवल इस टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपको बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के लिए सेलिंग मोमेंटम से पहले के लास्ट बाइंग कैंडल को और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के लिए बाइंग मोमेंटम से पहले के आखिरी सेलिंग कैंडल को देखना होगा। लेकिन इस स्टेप पर कुछ और कंडीशंस लागू होती हैं। चौथा फैक्टर ध्यान देने योग्य है कि वहां एक इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो देखनी है वह यह है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट होना चाहिए। यह स्टेप स्मार्ट मनी ट्रैप में फंसने से बचने के लिए है। अगला पॉइंट यह है कि प्रीवियस हाईज या लोस का प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए जो मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और अंतिम चीज जो चेक करनी है वह यह है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो से एसोसिएटेड है या नहीं। अब अगर आप इन 7 फैक्टर्स के आधार पर ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई और मार्क करने में सफल हो जाते हैं, तब आपको यह समझ में आएगा कि एक सर्टेन स्विंग मूव के अंदर मैक्सिमम 2 ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं। साथ ही एक स्विंग मूव के भीतर मिनिमम एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। हम जल्द ही इन 2 वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले आइए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई और मार्क करने के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करें। तो पहला फैक्टर है टाइम फ्रेम। मैंने इस कोर्स की शुरुआत में ही बताया है कि स्ट्रक्चर मैपिंग को हायर टाइम फ्रेम्स पर करना होता है और ट्रेड एंट्रीज को लोअर टाइम फ्रेम्स पर लेना होता है, जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। वही लॉजिक ऑर्डर ब्लॉक्स पर भी अप्लाई होता है। ऑर्डर ब्लॉक्स को
आपके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर आइडेंटिफाई और मार्क करना होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स संख्या में कम होंगे और लोअर टाइम फ्रेम्स पर मार्क किए गए ऑर्डर ब्लॉक्स की तुलना में इसका सक्सेस रेट हाई होंगे। एक बार हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर लिया जाए तो हम अपनी लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर जाकर बेहतर एंट्री प्राइसेस के लिए ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप अपने हायर टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट है उस पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर सकते हैं, और जब आप इसे कर लें तो आप अपनी लोअर एंट्री टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट चार्ट्स पर जाकर अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं ताकि बेहतर ट्रेड एंट्रीज ले सकें। इसे लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट कहा जाता है। इस मेथड से आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं और बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क के साथ ट्रेड पोजीशंस ले सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर है एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट को एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए इससे पहले कि हम असल में ऑर्डर ब्लॉक्स को स्पॉट और मार्क करना शुरू करें। ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड नहीं होते जब तक कि प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या प्राइसेस में चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो। आप पहले से ही पॉस और चौक को आइडेंटिफाई करके मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने के तरीके से फेमिलियर हो सकते हैं। मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो वापस जाकर देख सकते हैं। वैसे भी जब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज और हायर स्विंग लोज बना रहा हो तो हम ऑर्डर ब्लॉक्स को तभी देखना शुरू करेंगे जब प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज हुआ। इस मामले में हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को देखेंगे क्योंकि ओवरऑल आइडिया एग्जिस्टिंग ट्रेंड को राइड करने का है। लेकिन अगर मार्केट ने प्रीवियस मेजर हायर स्विंग लो लेवल को ब्रेक कर दिया और नीचे क्लोज हो गया जिससे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम केवल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को देखेंगे। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स को स्पॉट करने से पहले एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर ही ओबी कन्फर्मेशन करने के लिए एकमात्र मेट्रिक नहीं है। हमें इंड्यूसमेंट्स को भी चेक करना होगा। मैंने देखा है कि ट्रेडर्स बुलिश मार्केट ट्रेंड्स पर पेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं और वाइस वर्सा पेरिश ट्रेंडिंग मार्केट्स पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं। वे सचमुच माइनर या इंटरनल स्विंग मूव्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ अवसरों पर काम कर सकता है, लेकिन अधिकांश समय पर प्राइस इन लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को ब्रेक कर देती है। हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर रिफाइन करना एक बात है, लेकिन मौजूदा मार्केट स्ट्रक्चर के खिलाफ काउंटर ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना बड़े लॉस का कारण बन सकता है। इसलिए मैं कभी भी आपको मार्केट के खिलाफ बेट लगाने के लिए नहीं कहूंगा। असल में ये गलत अप्रोच है। इसी प्रकार आपको केवल ऑर्डर ब्लॉक्स को तभी मार्क करना चाहिए जब प्राइस ने प्रीवियस मेजर लोअर स्विंग लो लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोज हो गई हो। यह एक वैलिड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इस स्थिति में हम केवल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई और मार्क करने की कोशिश करेंगे। और अगर प्राइस ने प्रीवियस लोअर स्विंग हाई लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोज हो गई, जो कि एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह बात समझ में आ रही होगी। हम पहले ही तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी कुछ चीज़ों को और क्लियर करने की ज़रूरत है। तो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बाइंग मोमेंटम से पहले की लास्ट बेरिश कैंडल को ढूंढना होगा। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। इसके लिए कुछ बातें देखनी होंगी। मेन पॉइंट ये देखना है कि क्या इसमें लिक्विडिटी स्वीप शामिल है या नहीं। इसका मतलब है कि हमने जिस लास्ट सेलिंग कैंडल को देखा है उसको प्रीवियस माइनर लो को टेकआउट करना चाहिए। इसका यह भी मतलब है कि अगली बना कैंडल हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल के लो को टेकआउट नहीं कर सकती। अगर आप ये नहीं जानते कि लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप क्या होते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे इसी टॉपिक पर बने वीडियो देखें। तो अगर लास्ट सेलिंग कैंडल प्रीवियस लिक्विडिटी को टेकआउट करने में असफल रही, या अगर सक्सीडिंग कैंडल ने हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल के लो को स्वीप कर दिया, तो हम इस कैंडल को हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए मार्क नहीं करेंगे। इसके अलावा एक बुलिश स्ट्रक्चर के केस में हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल के बाद एक इम्बैलेंस बनना चाहिए। तो टेक्निकली हमारे लास्ट सेलिंग कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच एक फेयर वैल्यू गैप या प्राइस गैप होना चाहिए अगर हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल से काउंट किया जाए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गैप या इम्बैलेंस वाइड है या नैरो। एकमात्र शर्त यह है कि इन दो कैंडल्स के बीच एक इम्बैलेंस होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, हमें ऑर्डर ब्लॉक्स और इम्बैलेंसेस की जांच केवल एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या स्विंग स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही शुरू करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। तो अगर कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है तो हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को उस कैंडल पर शिफ्ट कर सकते हैं जिसने असल में लिक्विडिटी या प्रीवियस माइनर लो को टेक आउट किया है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यह है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए कैंडल का रंग असल में मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि माइनर लिक्विडिटी को स्वेप्ट किया गया या नहीं। अब भले ही हमने उस कैंडल को ढूंढ लिया हो जिसने प्रीवियस माइनर लो पर लिक्विडिटी को स्वीप किया हो, अगर हमारी मार्क की गई कैंडल और तीसरी नंबर की कैंडल के बीच कोई इम्बैलेंस नहीं है तो हम इसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क नहीं कर सकते। और भले ही इन कैंडल्स के हाईज और लोज के बीच इम्बैलेंस हो, लेकिन अगर यह इम्बैलेंस मिटिगेटेड है तो भी हम अपनी पहली कैंडल को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क नहीं कर सकते। इसलिए इम्बैलेंस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक बार लिक्विडिटी स्वीप और इम्बैलेंस के कंफर्म हो जाने के बाद हम अपनी पहली कैंडल के हाई और लो को मार्क कर सकते हैं जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो यूजफुल हो सकती है वह यह है कि एक बार जब आप लास्ट सेलिंग कैंडल या उस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसने प्रीवियस माइनर लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और अगर सक्सीडिंग कैंडल्स इस पहली कैंडल के हाईज और लोज के अंदर बनती है तो इन कैंडल्स का असल में कोई महत्व नहीं है और ये केवल इंटरनल कंसोलिडेशंस है। हम केवल उस कैंडल को कंसिडर करेंगे जो हमारी पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है और उसे हमारी दूसरी कैंडल मानेंगे। तो आप इम्बैलेंस को चेक करने के लिए केवल इन तीन कैंडल्स को कंसिडर कर सकते हैं और इंटरनल कंसोलिडेटिंग कैंडल्स को ध्यान में नहीं लेंगे। मैंने इम्बैलेंसेस और ऐसी इंटरनल कंसोलिडेशंस के बारे में अपने फेयर वैल्यू गैप्स एपिसोड में बात की है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। ये लॉजिक एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए भी समान है। मैं यहाँ डीपर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। हमेशा की तरह पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि एक वैलिड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर आपको सेलिंग मोमेंटम से पहले का लास्ट बाइंग कैंडल को देखना होगा। ये सुनिश्चित करें कि इस कैंडल ने प्रीवियस माइनर हाई के हाई को टेक आउट किया है। अगर नहीं किया है तो आप दाईं ओर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उस कैंडल को खोज सके जिसने प्रीवियस माइनर हाई लेवल को स्वीप किया है। तो ऑर्डर ब्लॉक बनाने वाली कैंडल का रंग असल में मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह लिक्विडिटी स्वीप है। इसके बाद यह चेक करना है कि पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच कोई इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। अगर उनके बीच कोई इम्बैलेंस या गैप नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। लेकिन अगर पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच एक इम्बैलेंस है तो हम पहली कैंडल के हाई और लो पर लाइंस खींच सकते हैं जिसे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में हमारी लिक्विडिटी ग्रैबिंग कैंडल के हाईज और लोज के अंदर कई इंटरनल कंसोलिडेटिंग कैंडल्स बन सकती हैं। आपको इन कैंडल्स को कंसिडर नहीं करना है। मैंने पहले ही इसका कारण बताया है। आप उस कैंडल को मार्क कर सकते हैं जो हमारी पहली कैंडल के लो को ब्रेक करती है और इम्बैलेंस पहचानने के लिए उसे दूसरी कैंडल के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार आप एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को सही तरीके से स्पॉट और मार्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स को फिल्टर करने के लिए आपको और अधिक फैक्टर्स या फिल्टर्स पर विचार करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में पहले मैंने बताया था कि स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच कम से कम एक ऑर्डर ब्लॉक और अधिकतम दो ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसमें पहला है द एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा है द डिसिजनल पीओआई या डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस ऑफ इंटरेस्ट दोनों का यूज समान अर्थ में किया जाता है। अगर इन्हें सही ढंग से आइडेंटिफाई और मार्क किया जाए तो ये दोनों प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट में काम करते हैं। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को हाई प्रोबेबिलिटी ओबी माना जाता है क्योंकि यह प्राइस को रिवर्सल करने का लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी और इम्बैलेंस अवेलेबल होता है। केवल दो ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होने के कारण
या तो इंड्यूसमेंट्स हो सकते हैं या यह ऑर्डर फ्लो मिटिगेशंस हो सकता है। मैं दोनों को समझाऊंगा। चलिए इंड्यूसमेंट से शुरू करते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में इंड्यूसमेंट्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक पर सही जानकारी मिल सके। वैसे भी इंड्यूसमेंट्स को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद का पहला पुल बैक माना जाता है। यह माइनर पुल बैक हो सकता है। अगर आप इस फिगर में देखें तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद का पहला पुल बैक एक लाइन का यूज करके डॉलर साइन के साथ मार्क किया गया है। यह जरूरी है कि प्राइस इंड्यूसमेंट को टेक आउट करे। केवल तभी हम स्मार्ट मनी ट्रैप्स में से अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, प्राइस इंड्यूसमेंट को टेक आउट किए बिना ही ऊपर मूव कर गई। प्राइस ने एक और माइनर पुलबैक बनाया। ध्यान रखें कि यह माइनर पुलबैक एक सिंगल बेरिश कैंडल हो सकता है या बुलिश प्राइस फ्लो के खिलाफ एक ग्रुप ऑफ कैंडल्स भी हो सकता है। जब प्राइस एक नया पुलबैक बनाती है तो हम अपने इंड्यूसमेंट लेवल को इस पुलबैक के लो पर शिफ्ट करेंगे। और अगर प्राइस इस पुलबैक लो के नीचे की लिक्विडिटी को टेक आउट किए बिना ही ऊपर मूव करती रहती है तो एक बार फिर हम अपने इंड्यूसमेंट लेवल को इस हायर लेवल पर बने माइनर पुलबैक पर शिफ्ट कर सकते हैं। और इस केस में मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टेक आउट किया है क्योंकि प्राइस ने पुलबैक लोज के नीचे क्रॉस कर गई है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद के माइनर पुलबैक के दौरान आप इन लेवल्स में से एक या अधिक पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे हाईएस्ट पुलबैक लेवल पर ड्रॉ किया गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कम प्रोबेबिलिटी वाला होता है और मार्केट के इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने और नीचे जाने के हाई चांसेस होते हैं। कई ट्रेडर्स इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने की गलती करते हैं और जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास एक रिएक्शन देती है तो वे एक लॉन्ग ट्रेड पोजीशन में एंट्री कर देते हैं। लेकिन इस ट्रेड के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यह असल में एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बल्कि यह एक ट्रैप है जिसे आम तौर पर स्मार्ट मनी ट्रैप कहा जाता है। इसलिए चाहे कोई भी सिनारियो हो, तब तक ट्रेड लेने की कोशिश न करें जब तक कि आपने यह कंफर्म न कर लिया हो कि इंड्यूसमेंट को टेक आउट किया गया है। एक बार इंड्यूसमेंट टेक आउट हो जाने के बाद आप ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन रूल्स का यूज करके ऑर्डर ब्लॉक्स को और भी फिल्टर कर सकते हैं अगर उनमें से दो से अधिक ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट को समझते हैं। इस केस में प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और फिर ऊपर की ओर एक माइनर पुलबैक बनाया। हम इस पुलबैक के हाई पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इंड्यूसमेंट लेवल को मार्क करने के लिए डॉलर सिंबल का उपयोग करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट इस इंड्यूसमेंट को टेक आउट किए बिना ही नीचे चला गया। इसके बाद प्राइस ने एक और पुलबैक बनाया, इसलिए हम अपने इंड्यूसमेंट लेवल को इस पुलबैक हाई पर शिफ्ट करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर चल गई और इस पुलबैक लेवल के ऊपर की लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर लिया, या दूसरे शब्दों में हमारा इंड्यूसमेंट लेवल को टेक आउट कर लिया। एक बार इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाने के बाद हम ट्रेड लेने के लिए अन्य ऑर्डर ब्लॉक्स की ओर देख सकते हैं। अगर इन सभी रूल्स को अप्लाई करने के बाद भी कई ऑर्डर ब्लॉक्स अवेलेबल हैं तो हम उन्हें फर्दर फिल्टर करने के लिए ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन रूल का यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और समझने में आसान है। आप पहले से ही जानते होंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर मैं एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो बाइंग मोमेंटम या इंपल्स मूव से पहले की लास्ट सेलिंग मूव हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो है, और आखिरी सेलिंग कैंडल या वह कैंडल जिसने प्रीवियस माइनर लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और उसके बीच इम्बैलेंस है, वह हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। यह रूल ट्रेडर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वह एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड ऑर्डर फ्लो को मार्क करें और फिर चेक करें कि ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड था या नहीं। अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है तो उससे एसोसिएटेड ऑर्डर ब्लॉक लो प्रोबेबिलिटी वाला होगा या इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। और अगर ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड है तो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो दोनों हाई प्रोबेबिलिटी वाले एरियाज होंगे जहां से प्राइस रिवर्सल ले सकती है। ये फिल्ट्रेशन मेथड जो ऑर्डर फ्लोज का यूज करती है, स्विंग लो और हाई के बीच मार्क्ड ऑर्डर ब्लॉक्स की संख्या को मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 तक कम किया जा सकता है। अब फाइनली हमने जो कुछ भी सीखा है उसे समराइज करते हैं। पहले हम एक बुलिश मार्केट सिनारियो को देखेंगे। ये यूरो यूएसडी का
वन डे का टाइम फ्रेम चार्ट है, लेकिन आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर कोई भी चार्ट और कोई भी हायर टाइम फ्रेम चुन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस प्रीवियस हायर स्विंग के ऊपर ब्रेक और क्लोज करने में सफल रही, इसलिए ये एक वैलिड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और हम इसे नाम दे सकते हैं। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई है। अब जब प्राइस ऊपर बढ़ती है तो हमें इंड्यूसमेंट लेवल्स को देखना होगा, जो आम तौर पर एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद बनते हैं। यहाँ जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव करती है, ये एक माइनर पुलबैक बनाता है, जिसके लो को हम एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे। ये माइनर स्विंग लो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। एक बार फिर इंड्यूसमेंट लेवल के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किए बिना प्राइस ऊपर मूव करती है। जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ता है, प्राइसेस एक और माइनर पुलबैक बनाती हैं। हमारे रूल के अनुसार अब हम इंड्यूसमेंट लेवल को इस न्यूली फॉर्म्ड माइनर स्विंग लो पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन एक बार फिर मार्केट ऊपर चला गया और इंड्यूसमेंट को स्वीप किए बिना एक और सिंगल कैंडल पुलबैक बनाया। फिर से हमें इंड्यूसमेंट को इस नए बने माइनर लो पर शिफ्ट करना होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें इंड्यूसमेंट को सिर्फ इम्पल्स प्राइस मूव पर ही मार्क करना चाहिए। अब फाइनली प्राइस एक करेक्शन बनाती है और हमारे इंड्यूसमेंट लेवल को टेक आउट करती है। इसका दो मतलब हो सकते हैं। पहला, इंड्यूसमेंट स्वीप से पहले का हाईएस्ट प्राइस हमारा हायर हाई बन जाएगा। दूसरा, इसका यह भी मतलब है कि अब प्राइस किसी भी लिक्विडिटी लेवल या जोन को टैप कर सकती है और शायद हायर रिवर्स हो सकती है। यह हमारा गो अहेड साइन है कि हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए इम्पल्स प्राइस स्विंग के लोवेस्ट पॉइंट से शुरू करें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को स्पॉट करने के लिए उस लास्ट बेरिश कैंडल को ढूंढें जो बाइंग मोमेंटम से पहले हो, जिसने प्रीवियस माइनर लो की लिक्विडिटी को टेक आउट कर लिया हो और ये अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस से भी जुड़ा होना चाहिए। इन क्राइटेरिया के आधार पर अगर हम इस बेरिश कैंडल पर विचार करें तो हम ऑर्डर ब्लॉक को गलत तरीके से मार्क करेंगे। इसका कारण यह है कि इस कैंडल ने लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया और इसके साथ कोई इम्बैलेंस भी जुड़ा हुआ नहीं है। वह कैंडल जिसने माइनर लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब किया, वह अगली बुलिश कैंडल है और इस कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच एक फेयर वैल्यू गैप भी है जो अनमिटिगेटेड है। इसलिए हमें ऑर्डर ब्लॉक को इस पहली बुलिश कैंडल पर शिफ्ट करना होगा। हम इस कैंडल के हाईज और लोज को मार्क कर सकते हैं और यह हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। आप समझ गए होंगे कि कैंडल का रंग लिक्विडिटी ग्रैब और इम्बैलेंस क्राइटेरिया की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैक्सिमम केवल दो ऑर्डर ब्लॉक्स ही पॉसिबल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे यह बेरिश कैंडल अपने डीप विक्स के साथ पिछले माइनर लो के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करती है। इसके अलावा पहली और तीसरी कैंडल्स के बीच में एक इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी भी है जो अनमिटिगेटेड रहती है। इसलिए यह हमारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। बस इस पेरिश कैंडल के हाईज और लोज को मार्क करें। यह डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है जिसके काम करने का 50% चांस है। ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करने के अलावा उनके साथ जुड़े इम्बैलेंसेस या फेयर वैल्यू गैप्स को भी जरूर ड्रॉ करें। अब देखें कि प्राइस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। प्राइस ने लोअर मूव किया, डिसीजनल पीओआई या डिसीजनल ओबी से एक रिएक्शन लिया। इसने उस एरिया के इम्बैलेंस को भी मिटिगेट किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे सामने दो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, यानी डिसीजनल ओबी और एक्सट्रीम ओबी, तो हमें ट्रेड पोजीशन लेने के लिए एक्सट्रीम ओबी पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि यह डिसीजनल ओबी की तुलना में हायर प्रोबेबिलिटी ओबी है और यह हमें डिस्काउंट प्राइसेस पर बाय करने में भी मदद करता है। हम प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स के बारे में आने वाले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ प्राइस ने डिसीजनल ओबी से एक रिएक्शन लिया, लेकिन फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ब्रेक हो गया। ध्यान रखें कि ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स एक बार यूज की जाने वाली चीजें हैं, इसलिए हम अब डिसीजनल ओबी को नजरअंदाज करेंगे। फिर प्राइस और नीचे गई और इसने इम्बैलेंस को मिटिगेट किया और इंटरेस्टिंगली ये हमारे हाई प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टेक आउट किए बिना हायर मूव कर गया। ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट नहीं किया जाने का एक कारण यह था कि बुलिश ऑर्डर फ्लो, जो कि बाइंग मोमेंटम से पहले का लास्ट सेलिंग मूव है, जो हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जुड़ा हुआ था, उसे मिटिगेट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये उन फिल्टर्स में से एक है जिसे आप हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को लो क्वालिटी वाले से अलग करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस सिनारियो में क्योंकि प्राइस डिस्काउंट वैल्यूएशन पर है और इम्बैलेंस को भी फिल करती है, हम लॉन्ग ट्रेड सेटअप्स के लिए देख सकते हैं, जबकि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के नीचे रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क अवर्स हैं तो आप स्टॉप लॉस को इम्बैलेंस जोन के नीचे कहीं भी सेट कर सकते हैं। सभी माइनर स्विंग हाइज हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर टारगेट पहले से बने हायर हाई होगा। आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर मूव हुई। अब चलिए एक बेरिश सिनेरियो को देखते हैं। ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस ने पिछले लोअर लो लेवल से कैसे रिएक्ट किया, लेकिन इसे नीचे ब्रेक करने में असफल रही। लेकिन एक स्लाइट पुलबैक के बाद प्राइस ने मेजर स्विंग लो को ब्रेक करने और इसके नीचे क्लोज करने में सफल रही, जिससे एक वैलिड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गई। जब बॉस कंफर्म हो जाता है तो अगला कदम प्रॉपर इंड्यूसमेंट को खोजना होता है। आमतौर पर इंड्यूसमेंट पहला माइनर पुलबैक का हाई होता है जो बेरिश बॉस के बाद आता है। लेकिन यहाँ प्राइस ऊपर की ओर मूव हुई, यहाँ नीचे की ओर कोई इंड्यूसमेंट नहीं पाया जा सकता है। ऐसे केसेस में इंड्यूसमेंट लेवल स्ट्रक्चर ब्रेक से पहले के आखिरी माइनर पुलबैक का हाई बन जाता है। मैं इस लेवल को मार्क करूंगा और आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे लौटकर इंड्यूसमेंट के ऊपर की लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करती है। जब इंड्यूसमेंट स्वीप कंफर्म हो जाता है तो हम इंड्यूसमेंट ग्रैब से पहले के लोवेस्ट पॉइंट को अपना लोअर लो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी लिक्विडिटी जोन से रिवर्स हो और नीचे की ओर गिरावट जारी रखे। इससे हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करने के लिए गो अहेड सिग्नल भी मिलता है। चलिए उस इम्पल्स मूव के हाईएस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक को जनरेट किया। डेफिनेशन के अनुसार एक पेरिश ऑर्डर ब्लॉक लास्ट बाइंग कैंडल होती है जो एक सेलिंग मोमेंटम से पहले होती है। इसके अलावा इसे माइनर हाइस के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए और इसे जुड़ी इम्बैलेंस भी होना चाहिए। यह लास्ट बाइंग कैंडल है, लेकिन इसने लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया है। ये बेरिश कैंडल थी जिसने असल में प्रीवियस माइनर हाई को टेक आउट किया है। इस पहली रेड कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच एक इनएफिशिएंसी भी है और सबसे ऊपर ये इम्बैलेंस अनमिटिगेटेड है। अगर हम ऑर्डर फ्लो को मार्क करें तो हम देख सकते हैं कि ये भी अनमिटिगेटेड है। इसलिए हम इस पहली बेरिश कैंडल के हाई और लो को अपने वैलिड बेरिश ओबी के रूप में मार्क कर सकते हैं। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम देखेंगे कि क्या कोई दूसरा ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। अगर आप इस विशेष कैंडल को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने पिछले माइनर हाइस को टेकआउट किया है। ये एक अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल हमारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। हम इसके हाइज और लोज को मार्क कर सकते हैं। ये हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। हम एडिशनल फिल्टरिंग के लिए ऑर्डर फ्लो को भी मार्क करेंगे। हम पाएंगे कि ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड है, लेकिन ध्यान रखें कि एक्सट्रीम ओबी में डिसिजनल ओबी की तुलना में सक्सेस की हायर प्रोबेबिलिटी है। अब देखते हैं कि प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया। प्राइस ऊपर गई, इम्बैलेंस को मिटिगेट किया और डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट किया, लेकिन ये रिवर्स नहीं हुई, बल्कि प्राइस ऊपर की ओर बढ़ी। पहले वहां की इनएफिशिएंसी को मिटिगेट किया, फिर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में मूव हुई, लेकिन सिर्फ इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट करने के बजाय प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके ऊपर चली गई। ऐसे इंस्टेंस के दौरान अधिकांश मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की उम्मीद करेंगे, लेकिन जो लिक्विडिटी और मैनिपुलेशन को गहराई से जानते हैं वे प्राइस एक्शन के पूरा होने का इंतजार करेंगे। और जैसा कि उम्मीद थी, प्राइस ने पिछले स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज नहीं किया। इसके बजाय यह मेजर स्विंग हाई के ऊपर की मेजर लिक्विडिटी को स्वीप कर रही थी, जो रिटेल स्टॉप लॉसेस और ब्रेकआउट लिमिट ऑर्डर्स के अलावा कुछ नहीं है। मार्केट ने लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब किया और हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज हुआ। इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है। ट्रेडर्स इस ऑर्डर ब्लॉक से या इसके अंदर से शॉर्ट ट्रेड्स के लिए देख सकते हैं और वे स्टॉप लॉस को ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेट कर सकते हैं, या वे स्टॉप लॉस को मैनिपुलेशन कैंडल के विक के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। ये सेल के लिए एक अच्छा स्थान है क्योंकि हम प्रीमियम वैल्यूएशंस पर शॉर्टिंग कर रहे हैं। सभी पिछले माइनर लोज पोटेंशियल टारगेट लेवल्स हैं, लेकिन मेजर टेक प्रॉफिट लेवल पहले का लोअर लो लेवल होगा। तो ये सब कुछ है जो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लोज के बारे में जानने चाहिए।
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यह उपयोगी था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब बटन को हिट करें और नोटिफिकेशंस को इनेबल करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पा सकें। हम आपके फीडबैक और सजेशंस की वैल्यू करते हैं, इसलिए प्लीज़ नीचे अपने कमेंट्स लिखें और हमें बताएं कि आप किन टॉपिक्स को हमारे फ्यूचर के वीडियोस में कवर करवाना चाहेंगे। और मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलने की आशा करता हूँ। तब तक के लिए बाय।